नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में आपका स्वागत है और इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं उन खबरों को जिन पर दिन भर रहती है सबकी नज़र, वो खबरें जो तय करती हैं सुर्खियां, और उन पर बात करते हैं अपने संवाददाताओं के साथ। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ग्रेटर नोएडा में जारी विश्व डेयरी सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर है केंद्रित। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाले एक संवैधानिक संशोधन की चुनौती देने वाली याचिका पर करेगी सुनवाई। सत्रह सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश भर में लगेगा स्वैच्छिक रक्तदान कैंप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से इस मेगा अभियान की करेगा शुरुआत। रक्तदान अभियान का मकसद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना। और अब विस्तार से समाचार। ग्रेटर नोएडा में जारी विश्व डेयरी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में 1974 में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और जैसा कि हम बता रहे हैं, ये सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में क्या ख़ास बिंदु रहेंगे, किन बातों पर चर्चा होगी? ओपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण 1974 के बाद एक लंबे समय के बाद ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है ये भी जानना चाहेंगे। और आज दूसरे दिन क्या कुछ प्रमुख गतिविधियां रहने वाली हैं? जी, आज ये दूसरा दिन है। सुबह की शुरुआत यहाँ जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन है मिनेश शाह है, उन्होंने की है। उन्होंने सबसे पहले किसानों के साथ संवाद किया और डेयरी में आजीविका और पोषण को लेकर किसानों के साथ संवाद करते हुए इस महत्ता को रेखांकित किया कि किस तरह अपन पशु को स्वस्थ, पोषण और अच्छी डाइट देकर न केवल दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि पशु का स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। इसलिए एक बेहतर डेयरी का आदर्श मॉडल ये है कि सबसे पहले पशु को पोषकता युक्त आहार दिया जाए और उसके बाद उसकी पोषण डाइट के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के जो डेयरी विशेषज्ञ हैं उन्होंने किसानों से संवाद किया। उसके अलावा जो कनाडा के जो डेयरी से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेयरी प्रबंधन की तकनीक के बारे में बताया। इसके अलावा जो भारत के कुछ विशेषज्ञ थे, डेयरी से जुड़े एक्सपर्ट्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने भी अपने व्यूज़ रखे कि किस तरह हम लोग भारत में छोटे छोटे समूह बनाकर डेयरी के जरिए अपनी आजीविका सुनिश्चित करते हैं और जो भारत और जो दूसरे देशों का डेयरी मॉडल्स है उनमें कितना अंतर है, इस चीज़ को इन्होंने करीबी से समझने का एक सेमिनार के रूप में संवाद चर्चा का आयोजन किया। अब केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन यहाँ आएंगे 11 बजे। इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह का भी संवाद होगा और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मांडिया वो भी यहाँ आएंगे। पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान भी किसानों से संवाद करेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक लगातार यहाँ न केवल केंद्रीय मंत्रियों के दौरे रहेंगे बल्कि कृषि, पशुपालन और डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर्स, विशेषज्ञ और जो कोऑपरेटिव फेडरेशंस के अध्यक्ष हैं राज्यों के, वो आपस में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और डेयरी से जुड़ी तकनीक साझा करेंगे किसानों से और फिर किसानों के विचार जानेंगे। उन्होंने किस तरह अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, वो किस तरह डेयरी को लेकर संवेदनशील है और अपने ग्राम स्तर पर किस तरह वो प्रक्रिया अपनाते हैं। डेयरी की प्रक्रिया के जरिए किस तरह वो मिल्क कलेक्शन करके और जो डेयरी फेडरेशन के ऑफिस है वहाँ तक पहुँचाते हैं। इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसी सत्र के दौरान डेयरी में जो दूध का जो अपमिश्रण है, एडल्ट्रेशन है, उसको लेकर भी संवाद किया जाएगा। किस तरह दूध में पारदर्शिता लाई जाए, किस तरह जो मिलावट है दूध की उसको दूर करने और नई नई जो मशीनें हैं उनकी तकनीक के बारे में किसानों को अवगत करवाया जाए।
ये सभी सत्र इस दौरान चलेंगे लगातार सुबह से शाम तक। सुबह 8:30 बजे से ये संवाद चल रहे हैं और शाम को 7:30 बजे तक ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। अलग अलग सत्रों में तकरीबन इस 12 से 15 तक के दौरान 195 विशेषज्ञ अपने संवाद करेंगे, जिनमें 96 विशेषज्ञ तो विदेशी हैं, 156 भारतीय हैं। तो आप समझ सकते हैं इस कार्यक्रम की महत्ता और विशेषज्ञों के संवाद और किसानों के बीच आपसी कम्युनिकेशन को। जी, और इसकी जो थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। किस तरह से ये आत्मनिर्भरता के मार्ग को और प्रशस्त करता है जब हम छोटे किसानों की बात करते हैं? जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उद्घाटन सत्र में उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले जो देश के छोटे, लघु और मझोले पशुपालक और किसान हैं उन्हीं को रेखांकित किया। उनका कहना था कि जो भारत का जो डेयरी मॉडल है वो प्रोडक्शन बाय मासेज है, न कि मास बाय प्रोडक्शन है। यानी समूह में किसान छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और फिर डेयरी और पशुपालन का कार्य करते हैं। तो इन छोटे और मझोले जो किसान हैं उनके लिए किस तरह उनके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो, पोषण कितना जरूरी है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ जो मानव समाज है, जो ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए डेयरी की महत्ता क्या है। क्योंकि डेयरी के जो उत्पाद हैं उनके जरिए किस तरह हम पोषकता युक्त डाइट ले सकते हैं, किस तरह हम पोषण युक्त भोजन ले सकते हैं और किस तरह इन पोषकता के जो तत्व हैं इनकी महत्ता डेयरी में है। इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री ने भी संवाद किया। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने भी इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया कि डेयरी के जरिए पोषण और आजीविका ये दोनों कार्य हो रहे हैं और इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सहकारिता का मॉडल है उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। तो निश्चित तौर पर पोषण और आजीविका न केवल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बल्कि डेयरी और पशुपालन के लिए एक संवेदनशील विषय भी है। क्योंकि जब पशु स्वस्थ रहेगा तभी वो दूध उत्पादन ज़्यादा देगा और किसान भी उससे स्वस्थ और सेहतमंद रहेगा। क्योंकि पोषकता युक्त डाइट लेने से स्वस्थ और सेहतमंद पशु रहते हैं और जब पशु स्वस्थ रहेगा तो उसका जो उत्पादन है दूध वो भी एक अच्छा उत्पादन के रूप में सामने आएगा। तो दूध की गुणवत्ता भी पोषकता से निर्धारित की जाती है। तो इस जो कॉन्फ्रेंस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उसकी थीम लाइन भी पोषण और आजीविका डेयरी के संदर्भ में रखी गई है, क्योंकि ये आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं ओपी जो दृश्य आपके दिखा रहे हैं, आपके पीछे काफ़ी महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। और प्रधानमंत्री ने जब कल अपना संबोधन दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे आंदोलन की कर्णधार जो हैं वो महिलाएं हैं और ये महिला सशक्तिकरण का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, देश में जो डेयरी और पशुपालन का व्यवसाय है घरेलू महिलाएं करती है और देश की तकरीबन 65% आबादी कृषि और पशुपालन पर जो निर्भर करती है उनमें आधी आबादी का नेतृत्व महिलाएं करती है। क्योंकि डेयरी और पशुपालन का जो व्यवसाय है घरेलू स्तर का व्यवसाय है और इसको ज़्यादातर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इसको अच्छे से संभालती है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, उनको मजबूत बनाना, डेयरी के जरिए उनको सशक्त करना, तो ये डेयरी के जरिए महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि अपनी आजीविका खुद सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके हाथ में पैसा आ रहा है और अपना घर चलाने के अलावा परिवार का पूरा काम भी चलाती है। तो डेयरी में महिलाओं की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि महिलाओं के जरिए डेयरी की जो सशक्तिकरण की थीम है भारत सरकार की वो आगे बढ़ाई जा रही है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने न केवल महिलाओं को डेयरी में स्वरोजगार के लिए वित्तीय सुविधाएं दी है बल्कि कम ब्याज पर अधिक लोन देकर उनको डेयरी स्थापित करने के लिए कई तरह के विकल्प भी दिए हैं। और यही वजह कि आज भारत के जो गाँवों में डेयरी का जो संचालन तकरीबन 8 करोड़ लोग डेयरी से जुड़े हुए अधिकांश महिलाएं हैं और इन्हीं महिलाओं के खाते में हर दिन तकरीबन 2 करोड़ रुपए सीधे जाते हैं दूध उत्पादन और सहकारिता के जरिए। तो निश्चित तौर पर ये महिलाएं न केवल डेयरी चला रही हैं बल्कि भारत सरकार की जो सोच है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त करना उसका महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। यही वजह कि आप मेरे पीछे जो महिलाओं का समूह देख रहे हैं, इस तरह की हर राज्य से तकरीबन 20-20, 25-25 महिलाओं का समूह आया है जो न केवल डेयरी की तकनीक को समझ रही है बल्कि बारीकी से भारत से बाहर डेयरी में किस तरह के नए नवाचार हो रहे हैं, डेयरी से जुड़ी नई मशीनें कौन कौन सी आ रही है, नई विधाएं कौन सी, इनको समझ रहे हैं। इन महिलाओं ने अमूल डेयरी के जो उत्पाद हैं, अमूल डेयरी के जो अधिकारी हैं उनसे भी संवाद किया और जो डेयरी से जुड़ी नई तकनीक है, डेयरी में जो नई विधाएं आ रही है उनको करीबी से समझा। और इन महिलाओं का मानना है कि भविष्य में जब ये महिलाएं अपने गाँव जाएंगी इस कॉन्फ्रेंस के बाद तो निश्चित तौर पर वो अपने घर पर अपने पशुपालन के व्यवसाय में इन सभी विधाओं को अपनाएगी। जी बिल्कुल। वो भी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 50 देशों के 1500 से ज़्यादा प्रतिभागी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो किस तरह से ये आपस में जो अनुभव है, ये आपस में जो इनोवेशन है उसके आदान प्रदान का एक बड़ा ज़रिया, कितना फ़ायदा उससे मिलेगा और भारत इसमें किस भूमिका में दिखाई देता है? क्योंकि पिछले कई दशकों में भारत ने डेयरी क्षेत्र में जो है काफ़ी विकास किया है और इसके साथ ही जो सहकारिता है उस क्षेत्र में भी विकास जो है वो उल्लेखनीय है।
जी, मैं बीते 8 साल की अगर बात करूं तो भारत में न केवल डेयरी बल्कि हर सेक्टर में सतत विकास हुआ है और इसको लेकर प्रधानमंत्री हमेशा संजीदा भी रहे हैं। यही वजह कि डेयरी और पशुपालन का अलग से न केवल मंत्रालय बनाया गया बल्कि इस सेक्टर का उन्नयन और आर्थिक विकास करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी जारी की। अगर आप देखेंगे 2014 के बाद का ये रेशियो भारत दूध उत्पादन में अव्वल है, लेकिन बीते 2014 के बाद से बीते 8 साल का समय देखेंगे तकरीबन 44% न केवल दूध उत्पादन में इजाफा हुआ है बल्कि डेयरी सेक्टर का विकास भी हुआ है। आप देखिए डेयरी में 47 साल बाद के ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित हो रही है, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व की निगाह भारत पर है। भारत के जो डेयरी मॉडल है, सहकारिता मॉडल है, उस पर है। यही वजह है कि भारत में इस डेयरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है, पशुपालन डेयरी से जुड़े कारोबार, व्यवसाय और ट्रेड से जुड़े लोग हैं, वो सब यहाँ आए हुए हैं। 1500 डेलीगेट्स आए हैं, लेकिन इससे कई सारे अधिक लोग ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ आकर अलग अलग तरह की विधाएं समझने का मौका देखा है। तकरीबन 50 देशों के डेलीगेट पंजीकृत है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो अभी ये पंजीकरण करवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत न केवल उन लोगों के लिए एक बड़ा बाजार है बल्कि डेयरी और सहकारिता का मॉडल समझने का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। इसी वजह से ये लोग भारत में आकर रुचि ले रहे हैं और भारत सरकार जो डेयरी और पशुपालन को लेकर बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया है, तकनीक है, नीतियां हैं, पॉलिसीज है, उनको ये लोग करीबी से समझ रहे हैं। यही वजह कि अमूल डेयरी हो या अन्य तरह के सहकारी फेडरेशन राज्यों के हैं, उनमें भी ये लोग जाएंगे और समझेंगे कि भारत के ग्राम स्तर पर किस तरह डेयरी संचालित की जाती है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम है जो तमाम बिंदु आप बता रहे हैं। आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ओपी। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों को दाखिले तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में आज सुनवाई करेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पार्टीवाला भी शामिल हैं। 8 सितंबर को हुई पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के 3 सवालों पर मुहर लगाई थी। हालांकि खंडपीठ ने कहा है कि ये 3 प्रारंभिक सवाल हैं, लेकिन पक्षकार अपनी दलीलों में अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं। ये याचिकाएं संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देती हैं। जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया और अनुच्छेद 15(6) राज्य को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ इस पूरे मामले में। विकास, बेहद अहम अगर आज की सुनवाई ये हम देखते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये घूमेगा। हालांकि पक्षकार जो हैं वो अन्य प्रश्न भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, तो उन्हीं 3 बिंदुओं को हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। जी रमा, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रारंभिक तौर पर 3 विषय अटॉर्नी जनरल ने भी सुझाए हैं और इस मामले में कोर्ट जिनसे परामर्श ले रहा है, वकील जो हैं उन्होंने भी, गोपाल शंकर नारायण ने भी कुछ विषय सुझाए जिनमें मोटा मोटा 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर ये विषय उठाया गया है कि क्या आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण की वजह हो सकता है, क्योंकि अब तक संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। तो आर्थिक तौर पर अगर कोई पिछड़ा है तो क्या उसको आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या जो अनएडेड प्राइवेट संस्थान है उनको भी इस 10% आरक्षण को लागू करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो बगैर सरकारी सहायता के चलते हैं। और इसके अलावा एक बात यहाँ पर यह भी कही गई है कि जब हम इस तरह के आरक्षण को देते हैं, अगर इसका आधार आर्थिक है तो फिर इसमें जो आरक्षण के लिए अन्य वर्ग चिन्हित थे पहले, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग हो, तो क्या उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, क्या उनको बाहर रखा जा सकता है, जबकि आप आर्थिक पिछड़ापन को आधार बना रहे हैं। यहाँ पर ये कहना है याचिकाकर्ताओं की दोनों बातों में टकराव दिखता है। अगर आर्थिक पिछड़ापन ही है तो फिर उसमें एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि अन्य
जो आरक्षित वर्ग थे उनका भी कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व हो। और इसके बाद एक और बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई है कि जब ये 10% आरक्षण दिया जा रहा है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसलों की नजीर दी जाती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसकी जो अपर लिमिट है, सीलिंग है, वो 50% है। क्या वो इस 10% आरक्षण से वायलेट होती है? तो ये मोटे मोटे बड़े सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछली सुनवाई पर रखे गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि सुनवाई इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द रहेगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं को और भी विषय रखने के लिए कोर्ट ने कहा है कि आगे आने वाले समय में वो रख सकते हैं। पहले कोर्ट इन सब बातों पर अपनी राय रखेगा, अपना मत रखेगा। उसके बाद आरक्षण से जुड़े अन्य मामले भी हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बाद में सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे पहले जो मामला सुनवाई के लिए संविधान पीठ के सामने लगा है वो यही 10% EWS कैटेगरी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रखा है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विकास की इसमें विभिन्न जो पक्षकार हैं, कितने पक्षकार हैं और इन पक्षकारों ने अभी तक क्या क्या दलीलें दी हैं? जी देखिए, अगर हम मेन केस की बात करें तो वो एक NGO है, जनहित, उस संगठन ने सबसे पहले यहाँ पर याचिका दाखिल की थी, जो एक NGO है। इसके अलावा इसमें और लोग जुड़ते गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था तो याचिकाओं की संख्या 22 से ज्यादा हो चुकी थी। दर्जनों याचिकाएं इसमें आती रही और अब संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि दर्जनों इसमें याचिकाकर्ता हैं। लेकिन इसीलिए कोर्ट ने, क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों को बहस के लिए अनुमति देंगे तो ये मामला सुनवाई में किसी भी दिशा में नहीं जा पाएगा। इसीलिए कोर्ट ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से ये कहा था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किन विषयों को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो अब ये हो गया रमा कि इसमें जो मुख्य जो याचिकाकर्ता हैं, जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे, उनसे सुप्रीम कोर्ट इन्हीं 3 पहलुओं पर दलीलें सुनेगा। और आमतौर पर कोर्ट ये कहता है कि अगर बाकी पक्षकार जो हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो भी यही दलीलें रखना चाहते हैं तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट ना करें, दोहराव ना करें, केवल इसी में अपने लिखित जो भी उनके सबमिशंस हैं वो लिखित में दे दें, तो कोर्ट के लिए ये पर्याप्त होगा। क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं उनका बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है, करीब उनका कार्यकाल 2 महीने से थोड़े से ज्यादा दिनों का है। और इसीलिए विकास, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। विकास से हम फिर से संपर्क कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो पाए, लेकिन तब तक हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से इस मेगा अभियान की शुरुआत करेगा। 17 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल में रक्तदान करेंगे। रक्तदान अभियान का मकसद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। रक्तदान के लिए ई-रक्त कोष पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। आप ई-रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी रक्तदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान कर सकें। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की कमी ना हो, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता का एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है, जो ई-रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध होगा।
रक्तदाता को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ब्लड बैंक में रक्त 42 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। देश में 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड स्टोरेज की क्षमता है। हर 2 सेकंड में देश में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है। हर 3 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी ब्लड की ज़रूरत होती है। कोविड के समय 2021 में ब्लड की मांग और आपूर्ति में कमी आ गई थी। 2021 में 1 करोड़ 46 लाख यूनिट की ज़रूरत थी, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख यूनिट ब्लड ही मिल पाया था। एक इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हर 3 महीने पर कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो आप भी इस महादान में अपना योगदान दे सकते हैं और 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और इस अभियान के बारे में और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, इस अभियान का महत्व सबसे पहले जानना चाहेंगे और किस तरह से इसके प्रति जागरूकता है, जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। देखिए, इसका महत्व ये है कि रक्तदान महादान होता है और हम कोविड के समय में हमने देखा कि मांग और आपूर्ति में कमी हो गई थी। तो रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश भर में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद उस दिन सफदरजंग अस्पताल में ब्लड डोनेट करेंगे और उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि वो रक्तदान में हिस्सा लें और इस महादान का एक हिस्सा बने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है रमा की रक्त जो है, ब्लड जो है, वो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है और ज़रूरत करीब करीब हर इंसान को जीवन में पड़ता ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करेंगे तो जो ब्लड बैंक में जो कमी है ब्लड की, उसकी तो आपूर्ति होगी ही, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। आप भी बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यह अभियान इसलिए भी चलाया जा रहा है कि एक जो स्वैच्छिक रक्तदाता का लिस्ट भी इसमें तैयार किया जाएगा। जब आरोग्य सेतु ऐप पर अगर आप वॉलंटियर ब्लड डोनर बनना चाहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ ई रक्त कोष जो पोर्टल है उस पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी भी इलाके में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, ब्लॉक में हो या फिर किसी भी गांव के आसपास हो या फिर शहर में, अगर कभी जरूरत किसी को पड़ता है तो वहां से लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका पूरा डिटेल वहां पर रहेगा और आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि भाई आपको आपकी इस ब्लड ग्रुप की जरूरत है, आप आकर के रक्तदान कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से रक्त की कोई कमी ना हो। और ये बहुत ही अच्छा अभियान है। उस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो निश्चित तौर पे देशवासियों को अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को एक जन्मदिन का तोहफा देने के लिए भी एक अच्छा अवसर और मौका है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन की बात बताई है, ई रक्त कोष पोर्टल है और इसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है, रजिस्ट्रेशन कराना इसके लिए ज़रूरी है और इसके लिए पूरी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी है अगर आप करते हैं। देखिए, अगर आप स्वैच्छिक रक्तदाता बनते हैं, अगर मेरा मन है कि मैं रक्तदान करूं और उसके लिए हम रजिस्टर कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप में और ई रक्त कोष के जो पोर्टल है। उससे फायदा ये होगा कि जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी वो वहां पर क्लिक करेगा, आपसे संपर्क करेगा, आप जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। या आपकी इच्छा हुई कि मुझे हर 3 महीने पे या 4 महीने पे या साल भर पे ब्लड डोनेशन करना चाहिए, तो आप जाकर के कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए भी जरूरी है कि एक लिस्ट रहेगा, सरकार के पास भी रहेगा। जो लोग जिनको जरूरत है वो भी देख सकते हैं उस लिस्ट को इन दोनों ही पोर्टल पे। और साथ ही साथ जो बहुत सारे ब्लड डोनेशन ग्रुप होते हैं उनको भी ये पता रहेगा कि कौन से स्वैच्छिक रक्तदाता है जो जरूरत पड़ने पर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये लिस्ट जरूरी है और इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिल्कुल, और रक्तदान के लिए जिस तरह से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि हर 3 महीने में एक बार ज़रूर कराना चाहिए और इसके साथ साथ जो रक्तदाता है उसके स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा रहता है, तो तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं स्वास्थ्य को लेकर उनका भी निवारण होता है इससे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी या फिर ब्लड बनेगा ही नहीं। तो ये सब बिल्कुल अफवाह है और किसी तरीके इसमें सच्चाई नहीं है। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकता है और बहुत जल्दी ही रक्त बन भी जाता है। डॉक्टर का कहना है कि 24 घंटे के अंदर भी बन जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो दिल की बीमारी
नहीं होती है, ऐसा डॉक्टरों का भी कहना है। तो आप खुद भी स्वस्थ रहते हैं, आपके अंदर नया ब्लड जनरेट होगा और साथ ही साथ आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो ये महादान है और दान की परंपरा संस्कृति हमारे देश में सदियों से रही है, तो आपको भी अच्छा फील होगा। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य पे इसका अच्छा असर पड़ता है और मैंने तो देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और उनको अच्छा फील भी होता है। जी नितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहा जाता है रक्तदान महादान, और आप भी इस महादान के अभियान का हिस्सा बन सकते हैं 17 सितंबर से शुरू हो रहे अभियान में, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके साथ न केवल आप आवश्यकता के समय में, आकस्मिकता के समय में किसी का जीवन बचाने का एक साधन बनेंगे, बल्कि अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।